आइए विद्यार्थियों, अब इस पाठ के अंतर्गत कुछ शब्द आए थे, उनके अर्थों को जानने का प्रयास करें। हमेशा पिछले पाठों की तरह हम इस संस्कृत में जानेंगे, फिर हिंदी में, फिर इंग्लिश में इसको जानेंगे और आप निश्चित रूप से इसे अपनी मातृभाषा में लिखेंगे। एक शब्द आया था विद्यार्थियों, मूढ़ई ही अर्थात मूर्ख जनई ही, मूर्खों के द्वारा, बाय फूल्स अर्थात मूढ़ का अर्थ जो है वो मूर्ख होता है, इंग्लिश में फूल्स होता है। फिर निजह, निजह मतलब स्वकीय, अपना, ऑन। परह का मतलब अन्य जनः कोई अन्य, अदर। लघुचेतसाम संकुचित हृदयानाम, जो शुद्र हृदय मतलब एकदम संकुचित माइंड वाले होते हैं ना, और ऑफ नैरो माइंडेड जिसको हम लोग बोलते हैं कि बहुत कम सोचने वाला है, बहुत कम सोच वाला है ना, इस प्रकार का। वसुधा अर्थात धरित्री, वसुधा मतलब पृथ्वी होती है, जिसको हम इंग्लिश में अर्थ कह देते हैं। उद्यमेन अर्थात परिश्रमेण, जिसको हिंदी में परिश्रम और इंग्लिश में हम एफर्ट कह देते हैं। वृद्धोपसेविनः अर्थात वृद्धा या वृद्धा नाम सेवकस्य, बुजुर्गों की सेवा करने वाला, है ना, ऑफ द पर्सन हु सर्व एल्डर्स। सहायकृत, सहायकः सहायता करने वाला, वन हु हेल्प्स, है ना। पात्रताम अर्थात योग्यताम, योग्यता को, एबिलिटी जिसको हम बोल देते हैं, है ना। आपनोति मतलब प्राप्तम करोति, प्राप्त करता है, रिसीव्स। गरीयसी मतलब ज्येष्ठा, बड़ी, ग्रेट। पर हस्तेषु अन्येषाम हस्तेषु, अन्यों के हाथ में, इन अदर हैंड्स इसका अर्थ होता है। निश्चित रूप से आप इसे क्या करेंगे, अपने पाठ्य पुस्तक में इसे लिखिएगा। प्रिय विद्यार्थियों, आइए अब हम अभ्यास कार्य करने का प्रयास करें। यहाँ पर आइए आप भी मेरे साथ अपने शब्दार्थों को इससे पहले जाना और शब्दार्थ के बाद हम अभ्यास कार्य को करें। एक पहला अभ्यास कार्य है कि आपके सबसे पहला अभ्यास तो आपको यही करना है कि आपको एतानी सर्वाणी जो अभी तक पढ़ाए गए इन सभी जितने भी सुभाषितानी थे उनको उच्च ही मतलब ऊंचे स्वर में आपको पढ़ना है, स्मरण करना है, याद करना है। लिखन तुचा उसे लिखना भी है। फिर उसके बाद दूसरा अभ्यास कार्य क्या है आपके पास? दूसरा अभ्यास कार्य है कि अधोलिखितानाम प्रश्नानाम उत्तराणि एक पदेन लिखन्तु। जितने भी अधोलिखिताम, अधा माने नीचे होता है, तो नीचे लिखे हुए जितने भी प्रश्न हैं, इनके उत्तर आपको एक पद में देना है, मतलब एक शब्द में लिखना है ना? तो आपको क्या करना है कि पृथिव्याम कति रत्नानि सन्ति, आपको भी पता है कि पृथ्वी के कितने रत्न हैं, तो त्रीणि रत्नानि सन्ति। तो आपको यहाँ पर लिखना होगा त्रीणि रत्नानि। तो आपको केवल त्रीणि लिखना है, एक पद में उत्तर देना था इसलिए, है ना? आइए इसको थोड़ा-सा और बड़ा कर लेते हैं, ठीक है? फिर अयम निजः परो वा इति गणना केषां भवति, यह मेरा है और यह दूसरा है, यह दूसरे का है, ये कौन गणना करना करता है? तो ये ऐसी गणना जो है वो लघु चेतसाम, जो संकीर्ण मानसिकता के होते हैं, वे ऐसी गणना करते हैं, निश्चित रूप से, है ना? तो जो लेकिन जो उदार चरित्र के होते हैं, उच्च चरित्र के होते हैं, वो निश्चित रूप से कैसी गणना करते हैं? जो उदार चरितानां तु वसुधैव कुटुम्बकम, उसकी गणना ऐसे होती है। कार्याणि केन सिद्ध्यन्ति, कार्य किससे सिद्ध होते हैं? तो कार्य उद्यमेन सिद्ध्यन्ति, तो हम लिखना पड़ेगा उद्यमेन, उद्यमेन कार्याणि सिद्ध्यन्ति। विद्या किम ददाति, विद्या हमें क्या देती है? तो विद्या विनयम ददाति, विद्या हमें विनयम अर्थात विनय को देती है। यहाँ पर जो ये अम की मात्रा उपसर्ग जैसा ना होकर के अकेले में लिखोगे तो मां नीचे लिखाएगा, और किसी के साथ में लिखते हैं तब जो है ये दूसरे के साथ में लिखाता है, ऐसा लिखाता है। ठीक है, विनयम ऐसा सही होगा। जननी जन्म भूमिश्च कस्मात् गरीयसी, जननी और जन्म भूमि जो है वो किससे बढ़ करके है? तो स्वर्गात। किससे बढ़ करके है विद्यार्थियों? स्वर्ग से भी बढ़ करके है। है ना? और थोड़ा स्पष्ट लिख दूं क्या इसको? लिख दिया जाता है। इसको पहले मिटा लें और यहाँ पर स्पष्टतः लिख सकते हैं स्वर्गात। ठीक है। लंका कीदृशी आसीत, लंका कैसी थी? तो श्लोक में हमने कहा लंका स्वर्णमयी आसीत, लंका स्वर्णमयी थी। अस्तु, अब आगे देखते हैं। अब लिखा हुआ है कि देखो अधोलिखिता नाम प्रश्ना नाम
एक वाक्येन उत्तराणि लिखन्तु। अब हमको जैसे वहां पर एक पद में उत्तर लिखना था, अब हमें एक एक वाक्य में एक उत्तर लिखना है ना। तो वो पहला ही आपके पास प्रश्न है कि पृथिव्याम त्रीणि रत्नानि कानि सन्ति, वो पृथ्वी के जो तीन रत्न थे वे कौन कौन से हैं। तो हम लोग यहाँ पर पूरा एक वाक्य में उत्तर लिखेंगे। कैसे लिखेंगे हम? पृथिव्याम त्रीणि रत्नानि जल मन्न सुभाषितानि संति। पृथ्वी के जो वो तीन रत्न हैं वो पहले कौन कौन से थे? पहला था जल, दूसरा है अन्न और तीसरा है सुभाषित, है ना। सुभाषित तीसरा था। उदार चरिता नाम भावः कह भवति। उदार जिसका चरित्र, जो बहुत उदार चरित्र के होते हैं, उनका भाव क्या होता है? तो हम इसका उत्तर हम जानते हैं। उदार चरिता नाम तो वसुधैव कुटुंबकम। तो इस कैसे लिखेंगे? उदार चरिता नाम भावः वसुधैव कुटुंबकम। इसको ऐसे रख लेंगे, इति भवति। स्पष्ट होगा। इसके बाद मृगाः स्वयमेव कस्य मुखे न प्रविशन्ति। मृग जो है वो स्वयं किसके मुख में प्रवेश नहीं करता। तो हमने कथा में जाना था कि मृगाः स्वयमेव सिंहस्य मुखे न प्रविशन्ति। इसी प्रकार अभिवादनशीलस्य नित्यम कानि वर्धन्ते। अभिवादनशील ये नित्य कानि वर्धन्ते किसको किसको बढ़ाता है? तो ये चार चीजों को बढ़ाता था, ठीक है ना। तो अभिवादन शीलस्य नित्यम आयुर्विद्या यशो बलम वर्धन्ते। एक यहाँ पर वो ये भी हो सकता है कि आयुर्विद्या यशो बलान भी बन सकता है। बलान, है ना। ये केवल और केवल समास का भेद है। मनुष्यः धनात् किम करोति। मनुष्य धन से क्या करता है? तो उत्तर हमको पता है कि मनुष्यः धनात् धर्मम आपनोति। धन से वो धर्म को कमाता है। उत्पन्नेषु कार्येषु कीदृशम धनम उपयोगाय न भवति। जब हमारे सामने में कोई उपयोग, उत्पन्नेषु कार्येषु, यदि कोई कार्य उत्पन्न हो जाए तो किस प्रकार का धन हमारे उपयोग में नहीं आता। तो नीचे लिख लेते हैं अपन लोग, पूरा वाक्य लिखेंगे। उत्पन्नेषु कार्येषु परहस्तगतम धनम। परहस्तगतम धनम उपयोगाय न भवति। आइए अब तीसरे जो चौथा हमारा अभ्यास कार्य है उसको देखते जाते हैं। चित्रम दृष्ट्वा वाक्यानि रचयन्तु। चित्र को आप देखिए और देख करके वाक्यों की रचना कीजिए। जैसे कि उदाहरण के लिए, वृक्षः फलानि यच्छति। वृक्ष फल को देता है। त्वं फलानि स्वीकरोषि। तुम फल को स्वीकार करते हो। अहम फलानि स्वीकरोमि। ठीक है ना। तो मैं फलों को स्वीकार करता हूँ।
उसी प्रकार हम यहाँ पर लिख सकते हैं और क्या है वृक्षः। अब जैसे कि वृक्ष जो है वो इसको लकड़ी को देता है, तो इसकी संस्कृत होता है कि दारू, दारुः ददाति। उसी प्रकार त्वम दारुः अर्थात लकड़ी को दद स्वीकरोषि, यहाँ पे थोड़ा सा गलत है, काटिएगा, बस थोड़ा सा ही काटना, बस ज्यादा नहीं। ये जो हुआ है यहाँ से फिर सेम आ जाएगा। त्वम दारुः स्वीकरोषि और अहम दारूम लकड़ी को स्वीकरोमि। उसी प्रकार पुष्प को देता है क्या, हाँ वृक्षः पुष्पाणि यच्छन्ति, यच्छति, पुष्पाणि यच्छति। त्वम पुष्पाणि स्वी, यहाँ पर भी स्वी है, करोषि, जगह छोटा पड़ जाता है, और अहम दा, अरे इसको काटना है, अरे फिर से लिख रहा हूँ यार, काटना भैया। पुष्पाणि स्वीकरोमि, है ना। उसी प्रकार ये पत्तों को भी देता है, तो हम पत्तों के लिए भी लिख सकते हैं वृक्षः पत्राणि यच्छति। त्वम पत्राणि स्वीकरोषि। अहम पत्राणि स्वीकरोमि। उसी प्रकार ये भी क्या है, ये कागज है, इसको भी हम पत्र बोलते हैं, है ना। तो यही पत्र है, ये पत्र को देता है ना। और ये क्या है विद्यार्थियों, ये जो है निश्चित रूप से ये पर्ण है। पर्ण माने क्या होता है, इसकी संस्कृत होती है पर्ण। पर्ण माने पत्ता और पत्र माने ये कागज, इसको याद रखना। तो वृक्षः पर्णम यच्छति, त्वम पर पर्णम स्वीकरोषि और अहम पर्णम स्वीकरोमि। ठीक है। अब ये देखो छाया एक रह गया था, छाया भी तो देती है, तो वृक्षः छायाम यच्छति, त्वम छायाम स्वीकरोषि, अहम छायाम स्वीकरोमि। पांचवा अभ्यास कार्य है अधोलिखितानि वाक्यानि पठित्वा आम अथवा न इति लिखन्तु। विद्यार्थियों, संस्कृत में आम का मतलब होता है हाँ और न का मतलब होता है न। तो आपको लिखे हुए प्रश्न को जो सही होगा वहां पर आम लिखना है, मतलब हाँ लिखना है, और जहां पर गलत होगा उसको न से निर्देश करना है। किम पृथिव्याम त्रीणि रत्नानि सन्ति, क्या पृथ्वी के तीन रत्न हैं, आप बताओ है कि नहीं। हाँ तो बोलेंगे आम।
त्रीणि रत्नानि जलम अन्नम पाषाणः च सन्ति। वो तीन रत्न है जो है वो जल है, अन्न है, पाषाण है। बिल्कुल नहीं। तो यहाँ हम लिखेंगे न, क्योंकि तीन रत्न जो है जल है, अन्न है, लेकिन पाषाण नहीं, सुभाषित है ना। तो ये तीन, तो फिर किम धर्मेण सुखम प्राप्यते, है ना, धर्म से सुख की प्राप्ति होती है। तो बिल्कुल हाँ, धर्म तथा सुखम। तो हम लिखेंगे यहाँ आम। हाँ बिल्कुल सही बात है। इसके बाद किम विद्या विनयम ददाति, आम देती है, विद्या विनयम ददाति आम। किम अभिवादन शीलस्य विद्या वर्धते, तो आयुर्विद्या यशो बलम, हाँ विद्या का वर्धन होता है, बिल्कुल होता है, लेकिन चार चीजों का होता है। किम उद्यमेन कार्याणि नश्यन्ति, क्या उद्यम करने से कार्य नष्ट हो जाते हैं, बिल्कुल नहीं, उद्यम करने से कार्य सिद्ध होते हैं। किम जन्मभूमि स्वर्गाद गरीयसी भवति, बिल्कुल हाँ, क्या जन्मभूमि स्वर्ग से भी बढ़कर है, बिल्कुल है, आम हाँ है। इस तरीके से हम लोगों ने पांचवा अभ्यास कार्य को देखा। इसके बाद चित्रे दर्शितस्य नाम लिंगम लिंगम च निर्दिशन्तु, नीचे चित्र दिया हुआ है, आप उनका नाम लिखिए और उनके लिंग को भी लिखिए। जैसे कि पुष्पम था, तो हमने जाना कि यह पुष्प है, तो हमने लिखा पुष्पम, और उसका नपुंसक लिंग में प्रयोग होता है, तो हमने लिखा नपुंसक लिंगम। अब जैसे ये क्या है विद्यार्थियों, आप बताओ, तो इसको हम बोलते हैं सिंह, और ये क्या होता है, सिंह। ये निश्चित रूप से पुल्लिंग होता है विद्यार्थियों, ये है ना। उसी प्रकार ये क्या था, फल था, तो ये फलम, और ये नपुंसक लिंग में प्रयोग होता है। ये क्या थी, नारी, या क्या थी, स्त्री, और ये भी स्त्रीलिंग ही है निश्चित रूप से। ये क्या था, छाया, वृक्ष तो है ही, लेकिन उसमें छाया इंगित किया गया, तो छाया ये भी स्त्रीलिंग है। इस तरीके से हम लोग कर सकते हैं। एक और था, जैसे और क्या है, एक पुस्तकम, और ये नपुंसक लिंग में प्रयोग होता है ना। इसके बाद आइए देखिए, सातवां अभ्यास कार्य क्या है। सातवां अभ्यास कार्य था हमारे लिए कि ये वलये, अर्थात एक क्रम में पदानि विलक्ष्य, ये वलय मतलब कड़ा, तो ये आप देखोगे कि ये एक चूड़े की तरह दिखाई पड़ रहा है ना ये, तो इस वलय में पदानि विलक्ष्य सुभाषितम पूरयतु, इस वलय में आप आगे के पद को लिखते जाइए और सुभाषित को पूर्ण कीजिए। जैसे कि विद्या ददाति विनयम, तो विनय यहाँ आ जाएगा, विनयम विनयात् याति पात्रताम, पात्रत्वात् पात्रत्वात् धन माप धनम आपनोति, धनात् धर्मः ततः सुखम। इस तरीके से आपको करना था। अब आठवां क्या है, तो आठवां है पट्टिकातः पदानि चित्वा निर्देशानुसारम पदानि लिखन्तु। ये पट्टिका जो दी गई हुई है, यहाँ से ये वाली जो पट्टिका, इस पट्टिका से आपको जो है क्या करना है, शब्दों का चयन करना है और यहाँ पर भरना है। जैसे कि आपको बताओ, प्रथमांत पुल्लिंग पदानि संति, प्रथमा और पुल्लिंग, प्रथमांत हो मतलब एक वचन में, प्रथमा प्रथमा विभक्ति में बना हो, और पुल्लिंग शब्द हो, जैसे कि उद्यमः, तो एक उद्यम शब्द था। और देखो कौन कौन से हैं, तो ये विनयः आपको मिल जाएगा, विनयः। उसी प्रकार निजः, ये भी मिलेगा आपको, और आगे मिल जाएगा आपके पास पराक्रमः। अस्तु। अब प्रथमांत स्त्रीलिंग, जैसे कि वसुधा है, तो देखो ऐसी स्त्रीलिंग शब्द कौन कौन से है, तो जननी है, उसके बाद विद्या है, और उसके बाद शक्ति ही है। ठीक है। उसके बाद प्रथमांत नपुंसक लिंग क्या कौन कौन सा है, तो ये साहसम था, उसी प्रकार धैर्यम भी है, उसी प्रकार पत्रम भी है, और उसी प्रकार धनम भी है। अस्तु, ये आपको समझ में आया होगा।
फिर 9वें अभ्यास में बोल रहे हैं पाठगतानि सुभाषितानि स्मृत्वा रिक्तस्थानानि पूरयन्तु। पाठ में जो दिए हुए जो सुभाषित है, इन्हीं सुभाषितों को आप स्मरण कीजिए और स्मरण करके इन रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। अब जैसे कि पृथिव्याम त्रीणि रत्नानि, तो हमको लिखना पड़ेगा जल मन्न सुभाषितम उदार चरितानां तु वसुधैव, क्या था बीच में, कुटुंबकम उद्यमेन हि सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथैः, उद्यमेन हि कार्याणि सिद्ध्यन्ति। अभिवादनशीलस्य नित्यवृद्ध्योपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम्, आयुर्विद्या यशो बलम्, ऐसे आपको लिखना है। उद्यमः साहसं धैर्यं, क्या हो जाएगा, उद्यमः साहसं धैर्यं बुद्धिः शक्तिः पराक्रमः, ऐसा सही क्रम है। विद्या ददाति विनयं, विद्या विनय को, जननी जन्म भूमिश्च स्वर स्वर्गादपि गरीयसी, स्वर्ग से भी बढ़कर होती है। अब इसमें क्या करना है, चित्राणि दृष्ट्वा उचितान श्लोकान लिखन्तु, ये चित्र को देखिए और उचित श्लोक को आप लिखिए। अब देखिए यहाँ पर जो है एक ये एक व्यक्ति है जो कि पाषाण को अलग अलग करके रत्न बना रहा है। तो ये किस श्लोक की ओर इंगित कर रहा है, पहला वाला जो श्लोक था, पृथिव्याम त्रीणि रत्नानि जलमन्न सुभाषितम मूढ़ै पाषाण खंडेषु रत्न संज्ञा विधीयते। जो मूर्ख लोग होते हैं वही जो है वो इसको, मूर्ख लोग ही पाषाण के अर्थात पत्थर के खंड को रत्न बनाने लग जाते हैं। तो ये श्लोक किसके ऊपर, ये चित्र किसकी ओर संकेत कर रहा है, तो ये पृथिव्याम त्रीणि रत्नानि की ओर। पृथिव्याम त्रीणि रत्नानि जलमन्न सुभाषितम् मूढ़ैः पाषाण खंडेषु रत्न संज्ञा विधीयते। ठीक है, इसी प्रकार आगे देख लियो। अब ये देखो दूसरे में जो है ये दूसरे को धन दे रहा है, तो यहाँ पर दूसरे को धन देने से वो दूसरे को धन दे देने से वो धन कभी काम नहीं आती है। तो ये श्लोक की किस श्लोक की ओर चर्चा कर रहा है, पुस्तकस्थातु या विद्या परहस्तगतं धनम्, कार्यकाले समुत्पन्ने, कार्यकाले समुत्पन्ने न सा विद्या न तद्धनम्। ठीक है, अब ये अब ये भी देखिए, उद्यमे नहीं सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोर, देखो यहाँ पर क्या है, विद्या ददाति विनयम, विनया विनयात याति पात्रताम, पात्रत्वात् धनमाप्नोति, धनात् धर्मः ततः सुखम, इत्यादि प्रकार से। इसी प्रकार
नीचे वाला श्लोक क्या है? ये देखो, जो जहाँ भारत का है और ये पृथ्वी है ना, तो यहाँ पर यहाँ भारत वाले में क्या आएगा? जो है अहो स्वर्णमयी लंका। न मे लक्ष्मण रोचते। क्यों? जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। तो ये भारत को देख करके याद आ रहा है ना कि हमारा जन्मभूमि हमसे ये, और ये वसुधा है, तो वसुधैव कुटुंबकम वाला श्लोक याद आ रहा होगा आपको। तो क्या लिखना है? अयम निजः परो वेति गणना लघु चेतसाम। उदार चरितानां तु वसुधैव कुटुंबकम। ठीक है। योग्यता विस्तारः, योग्यता का विस्तार करें आइए, और कुछ बेसिक जानकारी जो हमें होनी चाहिए उसे हम जानने का प्रयास करते हैं। एतानि सुभाषितानि विविध ग्रंथेभ्यः स्वीकृतानि सन्ति। जितने भी हमने सुभाषित पढ़े विद्यार्थियों, ये अन्य अन्य ग्रंथों से यह स्वीकृत किए गए थे, लिए गए थे। तेषां ग्रंथानां परिचयः अत्र वर्णितः अस्ति। उन ग्रंथों का परिचय यहाँ पर दिया गया है, जैसे कि एक चाणक्य नीति नाम का एक ग्रंथ है, तो एक एषः एकः नीति ग्रंथः अस्ति। चाणक्य जो है वो एक नीति परक एक ग्रंथ है। इसमें बताया जाता है कि कैसे पिता का व्यवहार होना चाहिए, कैसे एक राजा का व्यवहार होना चाहिए। ये सारी नीतियों की जहां बात हो वो नीति ग्रंथ कहलाते हैं। तो चाणक्य नीति एक नीति ग्रंथ है। अस्य रचनाकारः चाणक्यः अस्ति। इसके जो रचयिता है, रचना जो जिन्होंने की है, उनका नाम चाणक्य है, अर्थात चाणक्य के रचना का नाम चाणक्य नीति है। अस्मिन् ग्रंथे सूत्ररूपेण धर्मं संस्कृति न्याय व्यवस्था शांति सुशिक्षा इत्यादीनां विषये सुंदरम विवरणम अस्ति। इस ग्रंथ में सूत्र के रूप में, अर्थात बहुत कम शब्दों के द्वारा, धर्म, संस्कृति, न्याय व्यवस्था, शांति, सुशिक्षा इत्यादि के बारे में सुंदर विवरण हमको प्राप्त होता है। तो हमने जाना कि चाणक्य के जो रचना का नाम चाणक्य नीति है और एक नीति परक ग्रंथ है। उसी प्रकार एक मनुस्मृति एक ग्रंथ है। मनुस्मृति ही एकः प्रसिद्धः नीति ग्रंथः धर्म ग्रंथः च अस्ति। सो मनुस्मृति जो है वो एक बहुत ही प्रसिद्ध एक नीति ग्रंथ और एक धर्म ग्रंथ है। अस्य रचनाकारः महर्षि मनु अस्ति। इसकी रचयिता जो है, वो रचनाकार जो है वो मनु है। देखिए, जैसे चाणक्य नीति में चाणक्य का नाम उद्धृत था, उसी प्रकार मनुस्मृति में मनु का नाम उद्धृत है। अस्मिन् ग्रंथे 12 अध्यायाः सन्ति। इस ग्रंथ में 12 अध्याय हमें प्राप्त होते हैं। अस्मिन् ग्रंथे संसारस्य उत्पत्ति ही, इस ग्रंथ में संसार की उत्पत्ति का, धर्म का, संस्कृति ही, संस्कृति का, मनुष्यस्य कर्तव्यानि, मनुष्य के कर्तव्यों का, इत्यादि नाम वर्णनम अस्ति, कि हमें क्या धर्म होता है, क्या कैसे सृष्टि की उत्पत्ति होती है, क्या संस्कृति है हमारी, और मनुष्यों का क्या कर्तव्य है, इसका सुंदर वर्णन हमें मनुस्मृति में मिलता है। इसी प्रकार एक ग्रंथ है विद्यार्थियों पंचतंत्रम। पंचतंत्रम कथा ग्रंथः अस्ति। पंचतंत्र एक कथा ग्रंथ है। इसमें छोटी छोटी ग्रंथ आपको कथाएं मिलेंगी। अस्य रचनाकारः पंडितः विष्णु शर्मा अस्ति। इसके रचयिता जो है वो पंडित विष्णु शर्मा है। अस्मिन् पंचतंत्राणि सन्ति। इसमें जिस प्रकार मनुस्मृति अध्यायों में विभाजित है, उसी प्रकार यह पंचतंत्र जो है वो तंत्रों में विभाजित है, और इसमें कुल 5 तंत्र आपको मिलेंगे। वो तंत्र कौन कौन से हैं? पहला है मित्रभेदः, दूसरा है मित्रलाभः, तीसरा है काकोलुकीयम, चौथा है लब्ध प्रणाशः, और 5वां है अपरीक्षित कारकम। ठीक है, इसे आप निश्चित रूप से याद रखिएगा, यह आपके प्रश्नों में पूछा जा सकता है, आपके परीक्षाओं में।
एक हितोपदेश है। हितोपदेशस्य रचनाकारः, हितोपदेश के रचनाकार जो है वो नारायण पंडितः अस्ति। एक नारायण पंडित नाम के विद्वान हुए जिन्होंने हितोपदेश नाम का एक ग्रंथ लिखा। अस्मिन्, इस ग्रंथ में पशु पक्षीणां कथा भी बालानां कृते नीतिबोधः प्रस्तुतः अस्ति। हितोपदेश में पशु पक्षियों की कहानियों के द्वारा बालकों के लिए नीतिबोधः अर्थात नीतियों को बताया गया है। रामायणम, रामायण एषः ग्रंथः भारतीय संस्कृतेः आदर्शस्वरूपं दर्शयति। रामायण जो है वो हमारी भारतीय संस्कृति में आदर्श के रूप में प्रस्तुत है। जैसे कि एक कैसा भाई होना चाहिए, एक कैसा पिता होना चाहिए, एक कैसा पति होना चाहिए, एक कैसा पुत्र होना चाहिए, ये सारी ही सारी, और लास्ट में अंतिम बात एक कैसा शत्रु होना चाहिए, ये सारी बात हमको हमको सीखनी चाहिए। तो उसके लिए हमारे पास एक आइडल जो है, एक आदर्श जो है, वो एक रामायण ग्रंथ है। हम राम जी से सीख सकते हैं कि एक कैसा भाई हो, एक कैसा पति हो, एक कैसा पुत्र हो और एक कैसा शत्रु हो, इसे भी हम राम जी से सीख सकते हैं। रामायणस्य रचयिता महर्षिः वाल्मीकिः अस्ति। रामायण के रचयिता जो महर्षि वाल्मीकि हैं। अस्मिन् ग्रंथे, इस ग्रंथ में भगवतः श्री रामस्य चरितम वर्णितम अस्ति। इस ग्रंथ में भगवान राम के चरितों का वर्णन किया गया है। एषः ग्रंथः आदि काव्यम, यह जो ग्रंथ है वो सभी जितने भी हमारे यहाँ काव्य लिखे गए, रघुवंश इत्यादि, रघुवंश, किरातार्जुनीयम, शिशुपाल वधम इत्यादि, उन सभी काव्यों में यह सबसे आदि काव्य, सबसे पहला काव्य है, तो वो निश्चित रूप से रामायण है। अब आदि काव्य यदि रामायण है तो निश्चित रूप से आदि कवि वाल्मीकि होंगे। अस्तु, एक अंतिम ग्रंथ जो यहाँ पर परिचय है, सुभाषित रत्न भंडागारः। ये सुभाषित रत्न भंडागारः, इस ग्रंथ की, अस्मिन् ग्रंथे सुभाषितानां संग्रह अस्ति। इस ग्रंथ में सुभाषितों का संग्रह है। विविध संस्कृत ग्रंथेभ्यः सुभाषितानि चित्वा अस्मिन् ग्रंथे तेषां संकलनं कृतम् अस्ति। विविध संस्कृत ग्रंथों में से सुभाषितों को चुन चुन करके इस सुभाषित रत्न भंडागार नाम के ग्रंथ में उनका संकलन किया गया है। अस्तु विद्यार्थियों, आज के इस पाठ में हमने निश्चित रूप से यह जाना विविध श्लोकों के माध्यम से कि किस प्रकार हम अपने कैसा हमें जो बुद्धि है वो पुस्तक स्थाना हो, हमारे बुद्धिस्ता हो, हमें जननी और जन्मभूमि से कैसा प्रेम करना चाहिए, कार्य हम कैसे सिद्ध कर सकते हैं, मनोरथ से कार्य सिद्ध नहीं होता, उद्यम से होता है, जिनके पास ये 6 चीजें हैं उनके लिए देवता भी सहायता करते हैं, इत्यादि इत्यादि बातों को हम लोगों ने इस पाठ में जाना, जो निश्चित रूप से आपके लिए लाभप्रद होगी। धन्यवाद।